नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो दिन भर की खास खबरों पर हमारी नजर रहेगी खास खबर में, और जो बिहार झारखंड की बड़ी खबरें हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हम खास खबर में बात करेंगे बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है और नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे झारखंड की भी। झारखंड में जानेंगे करबा में किस तरीके से स्टेडियम का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक वो विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया और वहां पर आलम यह है कि लोग दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ कर ले जा रहे हैं और खेल को लेकर सरकार इतनी गंभीरता दिखा रही है, लेकिन खेल के लिए बनाए गए स्टेडियम का क्या हाल है इसको हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं खास खबर का सिलसिला। बात हम बाढ़ की करेंगे। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर अब गोपालगंज में देखने को मिल रहा है। सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डीएम ने बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों को तटबंधों पर आने की अपील की है लोगों से और सुरक्षित तरीके से तटबंधों पर आने के लिए कहा है। मना खेत में जायदाद बा ना कुछ बा तो दिक्कत आदमी का नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव कैसे? से आवता लो, नाव से। और बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो केहू मर जाइए केहू जी जाई, नहीं से आई। अब बीमारी हो तो ना डेंगू मिली ना कुछ मिली, कटघरवा घर ना पानी के हमने कोनो ऐसी बस पीसन दुनिया को पानी हेल के हमने के आवत नहीं से जाता नहीं से। तो कितना दिन से परेशान है आप लोग? 7 साल हमने गए हो गई 7 बरस से। 7 साल सब लोग हर साल बाढ़ में हर एक साल जुड़ना पड़ता है। और इस वक्त संवाददाता मंजेश फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। मंजेश, एक बार फिर से भारी बारिश नेपाल में हुई है और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज की बात करें तो वहां आधा दर्जन जो प्रखंड है वो इससे प्रभावित हुए हैं। इस वक्त क्या स्थिति है वहां? जी मैं बता दूं कि नेपाल में लगातार बारिश होने से गोपालगंज में 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 6 प्रखंड जलस्तर से प्रभावित हो गए हैं, जिसमें 41 गांव है। इसमें सारे और डीएम के आदेश से सीओ और बीडीओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में जो भी लोग बैठे हैं अभी उनको ऊंचे स्थानों पे बुलाया जा रहा है। जी मंजेश, पहले भी यहाँ बाढ़ की स्थिति हुई थी और बीच में स्थिति थोड़ी सुधर गई थी, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या वहाँ रात कैंप चलाए जा रहे थे, क्या उसको बंद कर दिया गया था, अभी वो कार्यरत हैं? व्यवस्थाएं लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ जी, मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार बाढ़ गोपालगंज में आई हुई है। लेकिन जिला प्रशासन सख्त है और हर जगह अभी कोई किचन का व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी कोई हर चीज की लगातार डीएम और एसपी और प्रखंड जितने भी लोग हैं सब लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजेश। इस वक्त हमें बता रहे थे गोपालगंज संवाददाता कि किस तरीके से वहां भारी बारिश के बाद जो जलस्तर में वृद्धि हुई है और एक बार फिर से बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और नाव ही इस वक्त एक मात्र सहारा उन लोगों के लिए है और ऐसे में इस वक्त उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सरकारी मदद का भी इंतजार है ताकि कम्युनिटी किचन चलाई जाए वहां पर और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी और भी चीजों की और भी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश वहां पर की जाए। इसको लेकर लगातार लोग मांग कर रहे हैं। अगर हम बात बगहा की करें तो नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, लिहाजा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को अलर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए। दरअसल लगातार बारिश के बाद गंडक में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जाहिर है अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी का पानी नेपाल सीमा पर स्थित झंडू टोला एसएसबी कैंप में घुस गया है। कैंप में 3 फीट पानी बह रहा है। एसएसबी जवानों ने आसपास के ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाया है फिलहाल और आसपास के इलाकों से भी रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भेजा जा रहा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति को लेकर बगहा में परेशानी बढ़ गई है और नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है भारी बारिश नेपाल में होने के बाद, उसके बाद किस तरीके की स्थिति है वहां पर। एसएसबी कैंप में भी पानी घुस गया है और एसएसबी कैंप के जो जवान हैं वो ऊंचे स्थानों पर इस वक्त शरण लिए हैं। साथ ही जो निचले स्थान पर रहने वाले लोग हैं उनको भी ऊंचे स्थानों पर लाने की बात कही जा रही है और जिला प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द लोग ऊंचे स्थानों तक चले आएं।
तो बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में 48 घंटे के दौरान बारिश और वज्रपात की संभावना है, लिहाजा कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों का जिक्र किया है उसमें पटना, गया, नवादा, नालंदा में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि गोपालगंज, सीवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में अधिक बारिश की बात कही गई है। इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि एक बार फिर पटना में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की बातों पर गौर करें तो यह साफ हो जाता है कि अगर लगातार बारिश हुई तो फिर से गंगा किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और अभी हाल ही हमें गंगा के जलस्तर में काफी उफान आया था और काफी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई थी। हालांकि गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी आई और एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। राज्य के 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पटना, गया, नवादा सहित नालंदा में भी यह बारिश होगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में राज्य सरकार के मंत्री संजय झा सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। जनता दरबार के बाद जब मीडिया ने संजय झा से राज्य में बाढ़ की हालात के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि नेपाल में लगातार पेड़ का कटना बिहार के लिए बहुत ही घातक है और नेपाल से बिहार में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। ये एक बुनियादी समस्या है। उन्होंने कहा कि गंडक में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। रोड बन रहा है, जितना पेड़ काटा जा रहा है, उस वजह से पानी बड़ा का फ्लो है, बड़ा स्टीप है, बड़ा फास्ट पानी का फ्लो होता है और वो सेंट के साथ यहाँ पर आता है। ये तो एक मेजर समस्या है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना में चेन छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट के कई सामान बरामद किए गए। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। चेन स्नैचर्स दीपू कुमार पुनाई चक के रहने वाले और मोहम्मद राजा सरजी बाग पीर भाव के रहने वाले, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और चेन जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हो गया है। तो कुल मिला के हम लोग 3 चेन स्नैचर्स और 7 रिसीवर्स को जेल भेज रहे हैं। टोटल बरामदगियां हैं आपको जैसे मैंने बताया 8 चेन है, 1 लॉकेट है और कुछ गलाया हुआ सोना है। कुछ कैश पैसा भी इनके पास 20,000 रुपये बरामद हुआ है। 1 देसी पिस्टल है। इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं और ये सूरज कुमार है, इसको हम लोग सभी केसेस रिमांड करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित आलवा कॉलोनी में गुरुवार की शाम चोरी करने के नियत से घुसे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी और थाना के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ के आलवा कॉलोनी में एक बंद पड़े नवनिर्मित मकान में चोरी करने का प्रयास इस युवक ने किया और इस दौरान लोगों की नजर इस पर पड़ गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इस दौरान 4 चोर भागने में सफल रहे और इसे पकड़ दिया, जिसके बाद जमकर इसकी धुनाई हुई और पुलिस के हवाले कर दिया। और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, 2 घटनाएं आज एक तरीके से कहा जाए 2 जगह पर पुलिस को सफलता मिली है और आए दिन चोरी और छिनतई की घटनाएं राजधानी पटना में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया जो छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे और एक चोर की लोगों ने पिटाई कर दी, उसे भी पुलिस के हवाले किया गया है। तो बड़ी सफलता पुलिस के लिए आज रही। देखिए मुझे निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती था और पटना पुलिस के पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठ गया था। अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 1 महीने के अंदर ही 10 से ज्यादा चेन स्नैचिंग की घटना हुई है और घटना नहीं है कि किसी रूरल इलाके में हुई है, बेली रोड पे, इनकम टैक्स पे, बीरचंद पटेल पथ पे, अपार्टमेंट के अंदर घुस करके, माने कि त्राही में लोग हैं। फिलहाल पटना पुलिस की विशेष टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 चैन स्नैचर हैं, जिसका सरगना सूरज है जो अपनी पत्नी के साथ कंकड़बाग में रहता है और अकेले निकलता है और हेलमेट लगा के रखता है और हेलमेट में वो जो शीशा लगाता है उससे उसका चेहरा नहीं पहचान पाता है और आराम से चैन स्नैचिंग करके वो निकल जाता है। पटना पुलिस की टीम इसके पीछे पिछले 1 महीने से लगी थी और अंततः 1 महीने के बाद इसे सफलता मिली है। उसके बाद इसके निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। देखिए समझिए आप, ये पूरा नेक्सस है अमित जी। इन लोगों के द्वारा जो चैन स्नैचिंग की घटना होती है उसको ले जाकर के दुकानदारों को दिया जाता है, वहां आधे पैसे में वो लेते हैं, उसे गला देते हैं, गला के सोना बना देते हैं और उससे वो अंगूठी बना के या दूसरे तरह का चेन बना के बेच देते हैं, सबूत खत्म हो जाता है।
लेकिन उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि लगभग 6 से 7 दुकान है जहां वो अपना ये सामान बेचता था। फिलहाल उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। अब आप समझिए, ये घुसवड़ी का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ अकेले रहता था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और चैन स्नैचिंग की घटना के बाद ये आराम से घर में जाकर के फिर वो दोबारा निकलता नहीं था। एक दिन में एक ही घटना ये करता था, लेकिन निश्चित तौर पर रूल वो बिल्कुल पॉश इलाके में करता था। तो पटना पुलिस को सफलता मिली है। एसएसपी का कहना है कि निश्चित तौर पर इससे कम क्राइम होगा, कम स्नैचिंग होगी, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि स्नैचिंग की घटना लगातार बिल्कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये लोग चेन छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। और जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी पुलिस को बता रहे थे कि ये गला हुआ सोना भी बरामद किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देते थे और पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते थे। 8 लाख रुपए से ज्यादा का जेवरात बरामद किया गया। मैंने आपको यही कहा कि अगर बाद में मान लीजिए किसी महिला का चेन लुटाया तो 10 मिनट के अंदर में वो चेन पुलिस को नहीं मिल पाएगा। उसके पीछे कारण है, वो चेन सीधे वो सोनार के पास गया, वो उसे गला देता था, वो तो सोना बन गया। सोना जब बन गया तो सबूत खत्म हो गया। तो ये एक नेक्सस है। इस पूरे नेक्सस को पटना के एसएसपी का कहना तोड़ना जरूरी है, लेकिन ये सफलता निश्चित तौर पर अब देखना पड़ेगा कि सफलता के बाद चैन स्नैचिंग कम होती है या नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई सदस्य अभी भी बाहर हैं। फिलहाल पटना के एसएसपी का कहना है कि टीम लगी हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये निश्चित तौर पर सूरज कुमार की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अकेले ये 15 स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे चुका है। ये बड़ी बात है, और वो भी पॉश इलाके में। ये अपार्टमेंट के अंदर घुस करके चैन स्नैचिंग करता था। देखिए इसकी हिम्मत देखिए, ये डिस्पैरेज चार्ज का अपराधी है। पटना के एसएसपी ने भी ये बात आपको कहा होगा, आपने सुना होगा। तो फिलहाल बड़ी सफलता है, लेकिन देखना होगा कि आगे घटना में कमी होती है नहीं होती है, ये बड़ा सवाल है। चलिए देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगू आलम। तो संवाददाता मरगू आलम हमें बता रहे थे कि किस तरीके से चैन स्नैचिंग की घटना को ये सरगना अंजाम देता था और पुलिस को अहम कामयाबी मिली है और इस सरगना के साथ साथ गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इनके और भी जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार चल रही है। फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। चलो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद राघोपुर, जोड़ावनपुर और रुस्तमपुर थाना इलाके में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने एक महिला समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह छापेमारी डीएसपी राघव दयाल की अगुवाई में चल रही है। बता दें कि 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद वैशाली प्रशासन इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गंभीर है और जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जिले के कुछ गांव में 5 लोगों की मौत हो गई थी और प्रशासन इस घटना के बाद मौतों की असली जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो हाजीपुर में राघोपुर के चकसिगार गांव में मृतक के परिवार का दर्द सुनकर डीएम उदिता सिंह भावुक हो गए। दरअसल चकसिगार गांव में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद डीएम और एसपी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ितों का दर्द सुन उदिता सिंह जमीन पर बैठ गई और पूरी घटना की कहानी सुनी। मृतक के परिजन ने बताया कि सभी ने दारू के साथ मछली खाया था। ग्रामीणों ने डीएम को यह भी बताया कि कहां इलाके में दारू की बिक्री हो रही है। ग्रामीणों की बात सुनकर जिलाधिकारी ने मीडिया के सवाल पर कहा कि वजह चाहे जो भी हो, कोई भी आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। और इस वक्त संवाददाता पंकज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, वरीय अधिकारियों की टीम गांव में पहुंची और वहां पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है और त्वरित कार्रवाई की बात कही जा रही है। कितना असर इस आदेश का दिख रहा है? पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे इस वक्त जो वरीय अधिकारियों ने आदेश दिया वहां पर जाकर कि बख्शे नहीं जाएंगे चाहे कोई भी आरोपी हो, इसका कितना असर दिख रहा है? इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है? तो तकनीकी वजहों से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। फिलहाल हम बता दें आपको कि पीड़ितों का दर्द सुनकर भावुक हो गई जिलाधिकारी भी और खुद जमीन पर बैठकर वहां जो पीड़ित परिवार था उनका दर्द सुना, उनका हालचाल लिया और निश्चित तौर पर यह कहा कि जो भी आरोपी हो, चाहे वजह जो भी हो, किसी को भी इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। तो 5 लोगों की संदिग्ध मौत चकसिगार गांव में हुई है, जिसके बाद वहां पर एक तरीके से कहा जाए मातम पसरा हुआ और परिवार के जो लोग हैं वो काफी परेशान और इस वक्त वहां सदमे में है। और ऐसे में एसपी और डीएम की संयुक्त रूप से वहां पहुंचे और इस पूरे इलाके की
जो घटनाक्रम है उसको जाना और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। एक बार फिर से पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, वहां पर खुद वरीय अधिकारी पहुंचे और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है वहां? देखिए, राघोपुर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और जगह जगह रेड किया जा रहा है। जिस पंचायत में यह हादसा हुआ, पूरे पंचायत के घरों की तलाशी ली जा रही है और साथ ही जो लोग इसमें बीमार हैं और जिनकी इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पताल भी भेजा जा रहा है। और अभी तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिला भी इसमें शामिल है। तो लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है, रेड किया जा रहा है जगह जगह। तो ये बता दें कि अभी जो 5 लोगों की मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत के कारण क्या हो सकता है। लेकिन इस घटना के बाद वैशाली प्रशासन पूरे सतर्क है, पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और लगातार रेड किया जा रहा है। वहाँ पे एसडीओ डीएसपी को कैंप करने का आदेश दिया गया है। 2 दिन वहाँ पर लगातार कैंप करेंगे। साथ ही स्वयं दस्ता के थ्रू वहाँ पे रेड किया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो गंगा के किनारे जो दियरा इलाका है उस इलाके में जो दारू चुराने का भट्टी अवैध रूप से लोग बना करके दारू निकालते थे, तो उस इलाके का सर्च किया जा रहा है। तो पुलिस काफी गंभीरता से इस मामले को लिया है और लगातार रेड की जा रही है। साथ ही वैशाली के डीएम जो उदिता सिंह थे वो कल खुद जाकर के पूरे पीड़ित परिवार से मिले हैं। उनसे खुद पीड़ित परिवार ने खुलकर बात कही है कि किस वजह से मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, कौन लोग दारू बेचते हैं इस इलाके में। सब के सब लोगों का नाम बताया गया प्रशासन के द्वारा। तो ये नाम भी खुल के सामने आ रहा है कि कौन लोग इस इलाके में दारू बेचते हैं और कौन लोगों के द्वारा पिलाया गया था दारू और किस वजह से मौत हुई। तो इसके बाद पूरा प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर के वहाँ पे राघोपुर में लगातार रेड किया जा रहा है और रेड अभी तक जारी रहेगा जब तक कि मुख्य आरोपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं होता। जो पंकज, आप बता रहे कि इस वक्त लगातार छापेमारी चल रही है वहां पर रुस्तमपुर इलाके और जो राघोपुर का इलाका है वहां पर किस तरीके से इस वक्त कार्रवाई वहां हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस कार्रवाई के बाबत? हाँ, देखिए, अभी सदर एसडीपीओ जो वहाँ पे राघव दयाल है वो कैंप किए हुए, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस इलाके में ये घटना घटी है चकसिंगार गांव है, वार्ड नंबर 6 और पूरे पंचायत के घरों की तलाशी ली जा रही है कि ताकि जो देसी दारू का कारोबार होता है उसका खुलासा हो और कौन लोग इसमें दोषी है इसकी भी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस अपने स्तर से वहाँ पे कार्रवाई कर रही है क्योंकि ये राघोपुर इलाका जो वो प्रतिपक्ष के नेता का, विरोधी दल के नेता का, तेजस्वी का क्षेत्र है। सरकार ये नहीं चाहता है इस मामले को लेकर के लोग प्रतिपक्ष के नेता इस मामले को बिहार में तुल दे या उठावे इस मामले को लेकर के। तो पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है ताकि जो भी दोषी इस मामले में हो उसे गिरफ्तार किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है कि मौत की वजह क्या हो सकती है। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। संवाददाता पंकज इस वक्त बता रहे थे हमें हाजीपुर से कि इस वक्त वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और वरीय अधिकारियों को गांव में ही कैंप करने का 2 दिनों तक निर्देश दिया गया है ताकि वहां पर स्थिति सामान्य हो। और जो पंचायत है वहां एक एक घरों की तलाशी ली जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इन लोगों की मौत हुई और इस वक्त जो बीमार हैं वहां पर उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। और निश्चित तौर पर वरीय अधिकारियों ने, डीएम और एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि वजह चाहे जो भी हो और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हो किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, हम झारखंड की बात करेंगे जहां गढ़वा जिले में रामा साहू विद्यालय के नाम से आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया ताकि खिलाड़ियों के खेलों में निखार आ सके। लेकिन विडंबना देखिए, आज तक स्टेडियम विभाग को हैंडओवर हुआ ही नहीं और अब स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो गया है। ये भवन अब तो असामाजिक तत्वों का बसेरा बन चुका है। स्टेडियम के अंदर हर कमरे से दरवाजा गायब है, बिजली की वायरिंग गायब है और इसे उखाड़ कर लोग ले गए। खिड़की, शीशा, फर्नीचर तक यहां से उखाड़ कर ले जाया गया है। खेल पदाधिकारी ने कहा कि स्टेडियम बने एक लंबा वक्त बीत गया लेकिन आज तक हमें हैंडओवर नहीं किया गया है। मदद ले सकते हैं। मैंने प्रशासन में एक एफआईआर करने के लिए भी अर्जी डाली थी पिछले साल ही। तो जब हमने एफआईआर के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन डाला तो उन्होंने कहा कि ये आपका है, तो फिर पता चला कि ये तो हमारा है ही नहीं, तो फिर हम किस गुनाह पे वहाँ पे एफआईआर कर सकते हैं। स्पेयर हैं यहाँ पर, हम लोग प्रेस्टिक करने आते हैं यहाँ पर, मतलब पीने आते तो मतलब इधर उधर फेंक देते हैं, बोतल फोड़ देते हैं, बोतल फोड़ देते हैं और मतलब हम लोग का यहाँ उबड़ खाबड़ मतलब दिक्कत होता है प्रेस्टिक करने में। ये रामा साहू स्टेडियम ग्राउंड है और यहाँ अच्छा लगता है, आते हैं, लेकिन यहाँ असामाजिक तत्व जो भर जाते हैं तो बड़ा दिक्कत है, बुरा लगता है। और इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं गढ़वा से और उनसे हम बात करेंगे। धर्मेंद्र, ये जो स्टेडियम है अब तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है और अगर हम खेल की बात करें तो अभी झारखंड की बेटियों ने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में पदक दिलवाया है
और इसके अलावा इस वक्त जो वहाँ स्थिति है स्टेडियम की, इसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी दयनीय है। तो कैसे खेल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि यह स्टेडियम ये है कि ये 10 वर्ष पूर्व बना था, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा इसे खेल विभाग को हैंड ओवर नहीं किया गया है, जबकि इन 10 वर्षों में इसका 2 बार मरम्मतीकरण का भी टेंडर हुआ, मरम्मती भी किया गया। लेकिन आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है अभी। वहाँ पे शौचालय के जितने हैं सभी को तोड़ दिया गया है, जितने दरवाजे थे सबको उखाड़ लिया गया है, और जो टाइल्स है उन्हें भी तोड़ दिया गया है। कहा जाए वायरिंग था उसे भी निकाल लिया गया, बॉल और पंखे जितने भी थे सबको निकाल के वहाँ पे ले गया है। असामाजिक तत्वों का वो डेरा बन गया है, क्योंकि वहाँ लोग हीरोइन पीते हैं, रात्रि में जो फील्ड है उसमें शराब पीते हैं, और जो शराब की बोतलें हैं वो फील्ड में ही तोड़ दिया जाता है। जबकि जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या फिर जो दौड़ने आते हैं उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी जब इस बाबत मैंने खेल पदाधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्टेडियम को देखा था, इस बाबत में FIR करने वहां गया तो उस समय ये पता चला कि यह स्टेडियम जो है अभी हैंड ओवर हुआ ही नहीं है, और करोड़ों रुपए इसके मरम्मतीकरण में निकल गए हैं, और जो स्टेडियम है पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। जी इस वक्त धर्मेंद्र अगर हम बात करें तो खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार लगातार गंभीरता दिखाने की बात कह रही है, लेकिन गढ़वा की ये तस्वीर हैरान करने वाली है कि किस तरीके से वहां खिलाड़ी पहुंचकर अपना प्रैक्टिस करेंगे और कैसे खेल में आगे बढ़ेंगे, और लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हैंडओवर नहीं हुआ है। क्या वजह है इसकी? देखिए कहीं ना कहीं इस मामले में कहा जाए तो एक तरह से घोटाला ही कहा जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए इसे बनाने में लगे थे और करोड़ों रुपए इसके मरम्मतीकरण और सुंदरीकरण में लगाया गया, लेकिन अभी तक यह विभाग को हैंड ओवर नहीं किया गया है। कुछ बच्चे वहां जाते हैं दौड़ने, लेकिन वहां उनका कहना है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व हमेशा रहते हैं, कुछ न कुछ हम पे हंसियां उड़ाई जाती हैं, शराब की बोतलें जिस ट्रैक में हम दौड़ते हैं उसमें फेंक दिया जाता है। कई बार हम लोगों ने इसके बाबत शिकायत की, लेकिन खेल पदाधिकारी और विभाग का कहना है कि वो फील्ड और वो स्टेडियम जो है वो हमें अभी हैंड ओवर हुआ ही नहीं है, तो हम उस पर क्या कार्रवाई करें। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त संवाददाता हमें गढ़वा से बता रहे थे किस तरीके से वहां ये परेशानी खिलाड़ियों को आ रही है, और खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है और उसको लेकर लगातार योजना बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन गढ़वा की तस्वीर इस बात को झूठा साबित कर रही है। निश्चित तौर पर वहां पर जो स्टेडियम बना है बनने हैंडओवर अब तक नहीं हुआ है, और लोगों की परेशानी खिलाड़ियों की वहां बढ़ी हुई है। लोग वहां से दरवाजे और खिड़की उखाड़कर अपने घर ले जा रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवघर के बाबा मंदिर की, जिसको खोलने की मांग एक बार फिर पंडा धर्मरक्षिणी सभा और पुरोहित ने की और धरने पर बैठ गए। धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के नेतृत्व में धरना दिया गया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर कार्तिक नाथ ठाकुर ने कहा कि देश के सभी बड़े प्रमुख मंदिर खोले जा चुके हैं, सभी रेलगाड़ियां चल रही है, बाजार खुल गए हैं, यहां तक कि पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोला जा चुका है। बावजूद इसके देवघर बाबा मंदिर को खोलने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। कार्तिक नाथ ठाकुर ने कहा कि सरकार अविलंब इस पर निर्णय ले, नहीं तो आज सांकेतिक धरना है, इसके बाद पूरे देवघर शहर को बंद कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर सरकार बाबा मंदिर को नहीं खुलवाती है तो देवघर के सभी चर्च और मस्जिदों में भी यही नियम लागू किया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कई वादे किए, न तो पुरोहितों को सही से अनाज मिला और न ही आर्थिक पैकेज मिले और न ही कोई अन्य सुविधा। ऐसे में पुरोहित सहित व्यवसायी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। तो देवघर के बाबा मंदिर को खोलने की मांग लगातार हो रही है और पिछले काफी दिनों से मंदिर खोलने के लिए लगातार जो पंडा समाज के लोग हैं वो कई बार सरकार से, प्रशासन से मिलते भी हैं और अपनी मांग रखे वहां पर। और इसी कड़ी में अब वहां पर धरना का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि एक और जहां बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है, इसके बाद ये मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। वहां पर देवघर के बाबा मंदिर को खोलने की मांग पंडा धर्मरक्षिणी सभा की ओर से किया गया। पूजा स्थल है, सभी सामान्य रूप से खुल चुके हैं, सिनेमा खुल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं, बसें, रेल सब चल रहे हैं, तो बाबा मंदिर को क्यों बंद रखा जाता है? और अगर बाबा मंदिर बंद रखा जाता है हम श्रद्धालुओं के लिए, तो मस्जिदों में भी केवल मुल्ले और मौलवी क्यों नहीं नमाज पढ़ते? सभी लोग जाकर के नमाज क्यों पढ़ते हैं? उसे भी बंद किया जाए।
सामान्य लोगों के लिए। अगर बाबा मंदिर को सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए, सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए नहीं खोला जाता है तो आने वाले, आज तो 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है, देवघर शहर पूर्णतः बंद रहेगा। तो बिहार में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और इसके बाद ये मांग और जोर पकड़ने लगी है देवघर के बाबा मंदिर खोलने को लेकर। और काफी संख्या में बिहार से भी लोग झारखंड में जाते हैं देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा करने। इसको लेकर वहां पर पंडा समाज के लोगों ने अपनी मांग को और ज्यादा बुलंद किया है और सरकार से इसको खोलने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर आज धरना दिया। तो देवघर बाबा मंदिर को खोलने को लेकर छोटे दुकानदारों ने टावर चौक पर धरना देकर सड़क जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के बाद टावर चौक रोड में महाजाम लग गया। दुकानदार के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नगर थाना पुलिस और एसडीपीओ पवन कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया, जिसके बाद से सड़क से जाम हटाया जा सका। तो देवघर मंदिर को खोलने की लगातार मांग उठ रही है और आपको बता दें कि समय समय पर कई बार जो पंडा समाज के लोग हैं वो प्रशासन से भी अपनी मांग रखते हैं और साथ ही कई बार ये कहा कि जो व्यवसायी हैं, जो मंदिर से जुड़ा प्रसाद की जिनकी दुकान है, बर्तन की जिनकी दुकान है, वो काफ़ी परेशानी में है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसी को लेकर बार बार वो प्रशासन से मुलाकात कर अपनी बात रखते रहते हैं और जैसे ही बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा हुई है उसके बाद इन लोगों की मांग और जोर पकड़ने लगी है। मंदिर को खोलने को लेकर आज धरना दिया गया मंदिर पंडा धर्मरक्षणी सभा की ओर से। इसके अलावा जो छोटे व्यवसाय दुकानदार हैं उन्होंने भी वहां टावर चौक को जाम कर दिया कि जल्द से जल्द मंदिर को खोला जाए ताकि उनका व्यवसाय भी आगे बढ़े। से जुड़े व्यवसायी लोग हैं जो मंदिर को खोलने की मांग पर यहाँ टावर चौक पे जाम लगाए हुए थे। विधिवत हम लोग ने उनकी बात सुनी और उनके बाद वो लोग चले गए। तो इसी के साथ खास खबर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।